सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से और संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का यानी कक्षा 7वीं का पार्ट 4 हम लोग अध्ययन करेंगे और 3 जो चैप्टर है हमारे उसके अध्ययन और जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम लोग कर चुके हैं। आज जो हमारा चौथा अध्याय है वो अध्याय है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। क्योंकि जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे तो ये बच्चों का कवि सम्मेलन है। इसमें विशेष चीज़ क्या है तो इसमें सिर्फ ये वाली जो है, ये वाला जो है हास्य, ये इसको अगर हम हटा भी दें, बाद में देखते हैं इसको, तो सिर्फ बाल कवि सम्मेलनम यानी जो बच्चों का कवि सम्मेलन होता है उसको यहाँ पर पूरे चैप्टर में, पूरे पार्ट में दिया हुआ है। विशेष चीज़ है इसमें, ये है हास्य, यानी जो भी कविता पाठ होगी वो होगी हंसने से संबंधित, यानी जो सुनाएंगे ऐसे सुनाएंगे कि सब सुन करके उसको हंसने लगेंगे। ठीक है, तो पाठ का पूरा नाम क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया कि हंसने वाले जो कविताएं हैं वो पाठ में दी गई हैं। तो हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यहाँ पर बच्चों का जो है कवि सम्मेलन है और वो भी हंसने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा जो चैप्टर है उसको। चित्र आप लोगों को दिख जाएगा, उससे आपको थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम चित्र को थोड़ा सा देख लेते हैं कि चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि पाठ को पढ़ने में आपको समझने में आसानी होगी। जैसा कि दिख रहा होगा, स्टेज बनाया हुआ है। स्टेज पे जो है एक जो पुरुष हैं वो खड़े हुए हैं, माइक पे कुछ बोल रहे हैं। 4 बच्चे जो हैं वो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग रंग के जो हैं उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं। कुछ सुनने वाले जो कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, वो सब नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये चित्र में ऐसा दिया हुआ है। अब पाठ को हम शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिण चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपाविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिण, विविध यानी अलग अलग तरह की, वेशभूषाधारिण वेशभूषा को धारण किए हुए यानी अलग अलग तरह के वस्त्र पहने हुए, चत्वारः 4, बाल कवयः बाल कवि, मंचस्य मंच के ऊपरी यानी ऊपर, उपाविष्टा बैठे और संति यानी हैं। तो क्या कहा, जो मैंने आपको बताया था चित्र में, जैसा कि अलग अलग वस्त्रों को धारण किए हुए या फिर अलग अलग वेशभूषाओं को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं, है ना। फिर है अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अब क्या कह रहे हैं कि अधः, अधः का मतलब होता है नीचे। अब यहाँ 2 शब्द, एक तो था ऊपर, एक है नीचे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत शब्द हो गए, है ना। हम कहते हैं ना अपोजिट, तो अपोजिट शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्योंकि जब भी पैसेज पूछा जाता है तो ग्रामर से संबंधित इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ऊपरी का जो विपरीत शब्द क्या होगा जो कि पैसेज में दिया हुआ हो। तो अधः ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे। नीचे श्रोतारः, श्रोतारः का मतलब होता है सुनने वाले, नीचे सुनने वाले। हास्य कविता, हास्य कविता को श्रवणाय सुनने के लिए, चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है। हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुका, उत्सुक हैं, और संति यानी हैं। तो नीचे सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, च को हम यहाँ लेंगे, और कोलाहल का मतलब होता है शोर, और कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं। कि नीचे सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं ये कह सकते हैं, और शोर कर रहे हैं। ठीक है, संचालक, जैसा कि चित्र में एक व्यक्ति, एक पुरुष जो है खड़ा होकर के उसका संचालन कर रहा था उस बाल कवि सम्मेलन का, तो वो बोल रहा है। अब वो क्या बोलते हैं देखो, अलम कोलाहलेन, अलम यानी मत। अब ये मत शब्द जो है ये अव्यय है हमारा
मत करो, इस तरीके से इसका अर्थ होता है कोलाहलेन यानी शोर। ऊपर भी आया था। तो वो कहता है, संचालक कहता है शोर मत करो। अद्य आज, परम परमम यानी बहुत, हर्षस्य, हर्ष यानी होती है खुशी। तो अब यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो हम कहेंगे हर्षस्य यानी खुशी का, कि आज बहुत खुशी का अवसर, मौका है। यत की, अब ये जो यत आया है ये भी हमारा अव्यय है और ये की अर्थ को देता है कि अस्मिन कवि सम्मेलने, अस्मिन यानी इस, कवि सम्मेलने कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारम, हंतारह, काव्य हंतारह, काव्य हंतारह का अर्थ होता है कविता को नष्ट करने वाले या कविता को बिगाड़ने वाले। और काल यापकाश्च, अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको हम, जो श है वो हमारा विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग संधि से, और च को हम अलग करेंगे तो च इन दोनों के बीच में आएगा कि कविता को नष्ट करने वाले, और काल यानी होता है समय, और यापकाश्च यानी बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, कविता को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले। और यहाँ पर लगा दिया भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ, धुरंधर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। तो श्रेष्ठ को हम पहले, ये विशेषण इसको हम आगे लगा देंगे कि श्रेष्ठ हास्य कवि समागतः, आए हुए, संति यानी हैं, ठीक है। तो क्या कहा यहाँ पर, यहाँ से हम दोबारा ले लेते हैं कि आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में कविता को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं, समागतः आए हुए हैं। अब सम उपसर्ग पूर्वक ये जो है गम धातु है, आगतः यानी आए हुए, सम आगता आए हुए हैं, ठीक है। तो एही यानी आओ, करतल ध्वनि ना, करतल यानी होता है हाथ। अब ये हाथों को जो बजाते हैं हम, हाथों की ध्वनि, तो हम कहेंगे तालियां, ठीक है। इसको सीधे कह देंगे तालियों से। एही यानी आओ, तालियों से, वयम हम सब, एतेषाम इनका, इन सभी का, स्वागतम स्वागत, कुर्मः यानी करें, कि आओ तालियों से हम सब इनका स्वागत करें, ठीक है। तो अब सारा हो गया स्वागत वगैरह। तो जो सबसे पहले आए हैं वो हैं गजाधरः, नाम है ये, जो बच्चे बैठे हुए हैं चारों, जो बाल कवि बैठे हैं, उनमें सबसे पहले कवि आए हैं गजाधर। और आते हैं तो कहते हैं सर्वेभ्यो। अब यहाँ पर सर्वेभ्य हम इसको अलग करेंगे और विसर्ग में हम इसको परिवर्तित करेंगे ओ को, और यहाँ इसको हमने कहा तो यह हो जाएगा अरसिकेभ्य। तो रसिक नहीं है, यहाँ पर है अरसिकेभ्य, कि सर्वेभ्यो यानी सभी, अरसिकों का यानी नीरस लोगों का, जिनमें कोई रस नहीं है, ऐसे उन्होंने संबोधित किया है। क्योंकि हास्य कविता है तो सुनने में सबको, भाई उनको रस की जानकारी है तभी हास्य रस का आनंद लेने आए हैं, लेकिन उनको हंसाना है तो इसीलिए रसिक की जगह उन्होंने अपोजिट, विपरीत शब्द का प्रयोग किया है, अरसिकेभ्य, यानी जो सभी नीरस जनों को नमो नमः, नमस्कार है, सभी नीरस जनों को नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम, प्रथमम यानी सबसे पहले, तावद यानी तब तक, अहम यानी मैं, आधुनिकम वेद्यम, आधुनिक वेद्य, वेद्य यानी, अब यहाँ पर हम डॉक्टर भी नहीं कह सकते कि वे आधुनिक डॉक्टर के बारे में, वेद्य यानी डॉक्टर के संदर्भ में ले सकते हो। अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले में जो आधुनिक वेद्य हैं उनको उद्देश्य करके, है ना, यानी उनको लक्ष्य करके, स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपनी, काव्यम यानी कविता, श्राव्यामी यानी सुनाता हूँ। तो गजाधर ने क्या कहा कि पहले तो कहा कि सभी जो नीरस लोग हैं, जिनमें कोई रस नहीं है, ऐसे लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, और कहता है कि सबसे पहले तब तक मैं जो
जो वैद्य हैं, आधुनिक जो वैद्य हैं, पुराने नहीं, अभी के जो वैद्य हैं, उनको उद्देश्य करके, उनको लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। अब क्या कविता सुनाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले संबोधित किया है वैद्यराज को। तो क्या कहा, हे वैद्यराज, क्योंकि यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगा हुआ है तो उसको हमें देखना है, ठीक है। तो उसी तरीके से कि हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, नमस्कार है यमराज के सहोदर। यमराज को आप लोग सब जानते होंगे, यमराज जो प्राणों को लेकर के जाता है, यानी किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करता है, उसकी आत्मा को लेकर के जाता है। तो यहाँ पर भी उसको क्या कहा कि हे वैद्यराज, यमराज के सहोदर यानी यमराज के भाई, तुम्हें नमस्कार है, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है। डॉक्टर को सीधे क्या कह दिया, यमराज का भाई। तो फिर आगे क्या कहता है, यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यानी यम। तो अब यहाँ पर भी अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो हम स जो है हमारा विसर्ग में और तू, यमः यानी यम, तो तू यानी तो, यम तो प्राणों को हरता है यानी केवल प्राणों को लेकर के जाता है। वेद्य प्राणान धनानि च, और जो वेद्य है वो प्राणान धनानि च को यहाँ लेंगे, प्राणों को और धन को लेकर के जाता है। क्या कहा, देखो डॉक्टर को उद्देश्य करके या वैद्य को उद्देश्य करके कहते हैं कि हे वैद्यराज, हे यमराज के भाई, तुम्हें नमस्कार है। यम तो केवल, जो यमराज जो है वो तो केवल प्राणों को लेकर के जाता है, लेकिन वैद्य तो प्राणों के साथ साथ धन को भी लेकर के चला जाता है। ये कविता उन्होंने प्रस्तुत की है। तो जब उन्होंने ये कविता सुनाई तो क्या होता है, सर्वै उच्चै हसंती, सभी जो है जोर से हंसते हैं, ठीक है। सर्वे सभी, उच्चै जोर से, हसंती यानी हंसते हैं, सब जोर से हंसते हैं। अब जो है पहली जो गजाधर है उसकी तो कविता समाप्त होती है। जो दूसरा बाल कवि है वो आता है और अपना पहले तो अपना नाम जो उनका लिखा हुआ है कालांतक, दूसरा तो वो नाम दे दिया है और फिर वो अपने कविता को प्रस्तुत करता है। कविता प्रस्तुत करने के लिए उसके पहले सबने दो दो लाइन की जो बातचीत की है, पहले हम उसको पढ़ेंगे फिर कविता को। तो दूसरे कवि आए हैं कालांतक। अब कालांतक क्या कहते हैं, अरे, अरे को हम अरे ही संबोधित करेंगे। अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे, कि अरे वेदस्तु, वापस इसको भी हम अलग अलग करेंगे तो वेद्य तो, वेद्य प्लस तू, वेद्य तो, तू हमारा अव्यय पद है, तो वेद तो सर्वत्र यानी सभी जगह है, परंतु, परंतु को परंतु कहेंगे, न यानी नहीं है, ते यानी वे, मादृशा मेरे जैसे, कुशलहा यानी कुशल, किसमें, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को का निवारण करने में, यानी जनसंख्या को कम करने में। क्या कहा काला, उसने जब अपनी कविता सुनाई है गजाधर ने, तो कालांतक क्या कहता है, कालांतक कह रहा है, उसने वेद्य के बारे में बताया तो वो वेद्य से भी बढ़ करके अपनी कविता और ज़्यादा बढ़ा करके बताता है कि अरे वेद्य तो सभी जगह हैं परंतु वे मेरे जैसे कुशल नहीं है जनसंख्या को कम करने में। या फिर हम इसको पहले जनसंख्या निवारणी शब्द को पहले भी ले सकते हैं और कह सकते हैं कि वेद तो सभी जगह हैं परंतु मेरे जैसे, कि वे मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं है, ठीक है। यानी ऐसा जो मेरे अंदर जो योग्यता है जनसंख्या को कम करने की, वो वेद्य में भी नहीं है। अब वो कैसे नहीं है, देखो आगे, मम अपि मेरा भी, काव्यम कविता, इदम यानी यह, शृण्वन्तु यानी सुनिए, भवन्तः यानी आप, कि मेरी भी यह कविता आप सुनिए, ठीक है। इसको क्रम से हम लिख सकते हैं, मेरी भी कविता, मेरी भी यह कविता सुनिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्रम बना देंगे। अगर आप लोग ऐसे भी लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी भी कविता यह सुनिए आप। अब क्या कविता है उनकी, तो उनकी कविता में कहा गया है, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयः आगतः। चिताम यानी चिता, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाश होती है या जो शव होता है उसको जलाते हैं
तो जो जलाने लकड़ियों के ऊपर रख कर के जो जलाया जाता है उसको हम कहते हैं चिता। ठीक है, तो चिता को प्रज्वलिताम यानी जलता हुआ, दृष्टवा यानी देख करके, चिता को जलता हुआ देख करके, वेद्यो यानी जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उसको विस्मय यानी आश्चर्य, आगतः यानी हुआ। ठीक है, आगतः आया अर्थ में नहीं होगा, यहाँ पर हुआ, कि जलती हुई चिता को देख करके वैद्य को आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य होता है तो क्या कहता है, न अहम। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, न प्लस अहम, न नहीं, अहम यानी मैं, कि नहीं मैं, गतो यानी गया, कि न तो मैं गया। ठीक है, न तो मैं गया, न मैं भ्राता, न ही मैं यानी मेरा, भ्राता यानी भाई, ना तो मैं गया न मेरा भाई। डॉक्टर क्या कह रहा है कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई। कस्येद इदम हस्तलाघवम, कस्येद, अब कस्य और इदम। ठीक है, तो कस्य यानी किसका, इदम यानी यह, हस्त लाघवम का अर्थ होता है हाथ की सफाई, हस्त हाथ और लाघवम सफाई, कि फिर ये किसके हाथ की सफाई है, यानी इसको किसने मारा। डॉक्टर कह रहा है कि भाई मैंने यहाँ यमराज सहोदर कह दिया था ना, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो अगला हमारा बाल हास्य कवि है वो कहता है वैद्य के लिए ही, कि वैद्य आकर के कहता है, जब एक शव को जलते हुए देखा, चिता को देखा उन्होंने जलती हुई, कि भाई ना तो मैं गया ना ही मेरा कोई भाई गया, फिर ये किसके हाथ की सफाई है, यानी ये किसके द्वारा मारे गए हैं। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं जब ऐसा कालांतक ने कहा। तो तीसरे जो कवि हैं वो आते हैं, उनका नाम है तुंदिल, तुंदिलः। तुंदिल का अर्थ जो होता है जिसकी तोंद बड़ी हुई हो, यानी जिसका पेट आगे हो। ठीक है, तो वो आते हैं और कहते हैं, अब देखो पहले, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य तोंद के, ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम यानी हाथ को, आवर्तनी यानी घुमाते हैं, कि अपने तोंद के ऊपर ऐसे हाथ को घुमाते हैं और कहते हैं तुंदिलो अहम भो, भो का अर्थ अरे, तुंदिलो अहम मैं तुंदिल हूँ, यानी मोटे पेट वाला हूँ, अरे मैं मोटे पेट वाला हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मम अपि मेरा भी, इदम यह, काव्यम यानी काव्य, श्रूयताम यानी सुनिए, कि मेरा भी काव्य सुनिए या मेरी भी कविता सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवने जीवन में, धार्यताम यानी धारण कीजिए, कि यह मेरी भी कविता सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। अब उनकी कविता क्या है, तो उनकी कविता में कहते हैं परा अन्नम, इसको अलग अलग करेंगे हम, परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। अब देखो परा, पहले तो इसको संबोधन वाला शब्द है दुर्बुद्धि के, हे दुष्ट बुद्धि वालों, हे बुरी बुद्धि वालों, क्योंकि दुर जो उपसर्ग आता है वो बुरी या दुष्ट बुद्धि, दुष्ट के अर्थ में होता है। ठीक है, तो हे दुष्ट बुद्धि वालों, परा अन्नम यानी दूसरे के अन्न को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, दूसरों का जो अन्न है उसको प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ यानी माँ जो अर्थ है वो मत करो, इस अर्थ में होगा, मत, कुरु का तो दे ही रखा है, माँ यानी मत, शरीरे यानी शरीर पर, दयाम यानी दया, कुरु यानी करो, कि दूसरों का अगर फ्री का अनाज आपको मिलता है ना, निःशुल्क अनाज अगर आपको मिलता है तो शरीर पर दया मत करो। क्या कहा, परा अन्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। ठीक है, क्यों मत करो, परा अन्नम दुर्लभम, कि दूसरे का जो परा अन्नम यानी दूसरे का जो अन्न है वो दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है, फ्री का जो अनाज है वो कठिनता से मिलता है। लोके शरीराणी पुनः पुनः, लोके यानी संसार में, शरीराणी यानी शरीर तो, पुनः पुनः यानी बार बार आ जाता है, कि इस संसार में शरीर तो बार बार आ जाता है, लेकिन फ्री का जो अनाज है वो मिलना कठिन है। तो दोनों पंक्तियों में उनका कहने का तात्पर्य था कि हे दुष्ट बुद्धि वालों, पहले ही कह दिया दुष्ट बुद्धि वालों,
कि हे दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि जो दूसरों का अनाज है वो मिलना कठिन है। शरीर जो संसार में शरीर तो बार बार आ जाता है। अब जब उन्होंने ऐसा कविता पाठ किया तो फिर सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी, पुनः यानी फिर से, अट्टहासम, अट्टहासम यानी ठहाका मार करके, कुर्वन्ति यानी ठहाका मार करके हंसते हैं या ठहाका मारते हैं, ठीक है, ठहाका करते हैं या अट्टहास करते हैं, ठीक है। तो तीसरे जो कवि हैं तुंदिल भी हो गए। चौथे जो कवि आते हैं वो हैं हमारे चार्वाक। वो क्या कहते हैं, आम आम, आम आम का अर्थ होता है, आम का अर्थ होता है हाँ यानी यस, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीरस्य शरीर का, पोषणम यानी पोषण, सर्वथा हमेशा, उचितम एव, इसको भी हम अलग कर देंगे, उचितम एव, उचितम यानी उचित, एव यानी ही, ठीक है, ही है। तो हम कहेंगे कि शरीर का पोषण तो हमेशा ही उचित ही है, यदि धनम न अस्ति, यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब, ऋणम कृत्वा अपि, अगर धन नहीं है तब ऋण करके, ऋण यानी होता है कर्जा, ठीक है, कर्जा, कृत्वा यानी करके, अपि यानी भी, कर्जा करके भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ ही यानी जो आपके शरीर को पोषण दे, ऐसे पौष्टिक पदार्थ, एव यानी ही, भोक्तव्य है यानी खाने चाहिए। क्या कहता है कि यदि आपके पास धन नहीं है तो भी कर्जा करके भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा यानी ऐसा, कथयति यानी कहते हैं, चार्वाक कवि, चार्वाक कवि, ठीक है, ऐसा चार्वाक कवि कहते हैं। अभी कथयति को हम बाद में इसको यहाँ पर इसका अर्थ कर सकते हैं कि ऐसा चार्वाक कवि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शरीर को लेकर के बातचीत हो रही है। अब उन्होंने क्या कहा देखो, चार्वाक कवि क्या कहते हैं देखो, यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। क्या कहा उन्होंने, यावत जीवेत, यावत यानी जब तक, जीवेत यानी जियो, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुखी जियो, जब तक जियो सुखी जियो, ऋणम कृत्वा कर्जा करके, घृतम पीबेत घी पियो। क्या कहा कि भाई जब तक रहो, जब तक जीवित रहो, सुखी रहो, चाहे इसके लिए कर्जा करके आप घी पियो। तब जब जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जब तक जियो सुखी जियो, उसके लिए चाहे कर्जा करके घी पियो, तो जो नीचे बैठे हैं श्रोतारह यानी सुनने वाले जो बैठे हैं वो क्या कह देते हैं, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरही यानी तब, तरही यानी तो, ऋणस्य यानी कर्जे को, प्रत्यर्पणम यानी वापस, कथम यानी कैसे करें, भाई इस कर्जे को कैसे चुकाएं, कैसे करें उसको वापस। तो चार्वाक कवि कहते हैं कि श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनिए, मम मेरा, अवशिष्टम बचा हुआ, काव्यम यानी काव्य या कविता, कि सुनिए मेरी बची हुई कविता, जो शेष कविता बची है आप उसको सुनिए। अब क्या सुनाते हैं वो, घृतम पीत्वा, घृतम घी, पीत्वा यानी पी करके, घी पी करके, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ठीक है, श्रमम मेहनत कृत्वा करके, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पेत, कर्जे को वापस कीजिए, करना चाहिए, जनः यानी लोगों को। क्या कहा कि घी, लोग, अब इस जनः शब्द को हम आगे ले सकते हैं कि लोगों को घी पी करके, मेहनत करके कर्जे को वापस करना चाहिए या चुकाना चाहिए, ठीक है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता पाठ को सुनने से उत्प्रेरित, भाई उस कवि जो सबने अपनी अपनी कविता प्रस्तुत की तो वो उससे क्या हो गए, वो उत्प्रेरित हो गया, उन सबसे सम्मोहित कह सकते हैं, है ना, आकर्षित होकर के इस कविता पाठ को सुनकर के उत्प्रेरित, एक बालको अपि, एक बालक भी,
आशु कविता यानी छोटी कविता रचयति यानी बनाता है, कि कविता पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक भी छोटी सी कविता बनाता है। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए श्रावती यानी सुनाता है। भाई इन सब ने सुनाई तो उसको लगा कि उसने भी फटाफट एक छोटी सी कविता बना दी और वो हंसता हुआ उसको सुनाता है। वो क्या सुनाता है? अब वो बालक की कविता है। अब वो बालक सुनाता है। बालक, श्रूयताम श्रूयताम भो, भो यानी अरे, तो इसको पहले लेंगे। अरे सुनिए सुनिए, क्या कहा बालक ने? अरे सुनिए सुनिए, मम अपि काव्यम, मम अपि मेरा भी, काव्यम यानी कविता, मेरी भी कविता। अब वो क्या बोलता है? गजाधरम कविम, गजाधर कवि, च एव और ही, तुंदिलम भोज्य लोलुपम, तुंदिल जो भोजन का लालची है। पहले तो कहा गजाधर कवि और जो है भोजन का लालची तुंदिल कवि। कालांतक तथा वेद्यम चार्वाक, कालांतक वैसे ही कालांतक और वैसे ही जो वेद्य चार्वाक हैं उन सभी को नमाम्य हम, उन सभी को नमस्कार है। कोई कविता नहीं लिखी, इन चारों का नाम दिया कवियों का और कहा इन सभी को मेरा नमस्कार है। कि गजाधर कवि, वैसे ही भोजन के लालची तुंदिल, कालांतक और वैसे ही वेद्य चार्वाक को मेरा नमस्कार है। उसने कविता प्रस्तुत करी। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुना करके, हा हा हा, हा 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 करके, इति कृत्वा ऐसा करके, हंसती यानी हंसता है। कविता सुना करके हा करके हंसता है। अन्य च अपि हसंती, अन्य यानी दूसरे, च यानी और, अपि यानी भी, हसंती यानी हंसते हैं और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सर्वे यानी सभी, गृहम यानी घर, गच्छन्ति यानी चले जाते हैं, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये जो है हमारा अध्याय आज यहाँ पर पूरा होता है। इसमें 4 कवियों के बारे में, तो चारों की जो कविताएं हैं वो प्रस्तुत की गई हैं और सभी ने वेद्य को लेकर के, भोजन को लेकर के समाप्त किया है।